तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो हम लोग का सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड है। और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में आप लोग का एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग। तो एक नाम है कि ये फर्स्ट वी शैल डिस्कस दैट व्हाट इज एक्चुअली द सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग। ये क्या है, व्हाट इज इट एक्चुअली, एंड इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड दिस, और इसका क्या यूज है, और कौन से वो टूल्स हैं जिनको यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इसके क्या स्कोप्स हैं और टास्क हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में हम लोग को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा भी पढ़ा। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। इस टॉपिक में हमारे इसके क्या यूज हैं, इसका क्या स्कोप है, कहाँ इसको यूज किया जा सकता है, कौन से टूल्स हैं जिनके हेल्प से हम इसको परफॉर्म करते हैं, और इसकी क्या लिमिटेशन है। तो हम लोग इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले समझें कि सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है। जैसे कि आप लोग मैं डेफिनेशन पे पहले जाऊंगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग ऑल्सो कॉल्ड बैक इंजीनियरिंग। मतलब किसी इंजीनियरिंग प्रोसेस में हम लोग नॉर्मली डेवलपमेंट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वन बाय स्टेप वी गो अहेड आफ्टर विथ टाइम। तो हम लोग इसमें डेवलप करते हैं, बट इन द रिवर्स इंजीनियरिंग वी गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। And reverse engineering is called back engineering also, and it is the process of extracting knowledge or design information from anything man-made or reproducing it based on the extracted information। मतलब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ऑलरेडी डेवलप्ड चीज या डेवलप टेक्नोलॉजी, और हो सकती है या तो इट मे बी मैन मेड और इट मे बी नेचुरल ऑल्सो। तो इसमें बट इन context to software engineering generally we shall discuss the something that is already developed। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि एक बहुत फेमस था ब्लैक हॉक डाउन करके। आप लोगों ने एक प्रोडक्ट अमेरिकन हेलीकॉप्टर था जो बहुत एडवांस था, वो एक बार आपका सोमालिया में क्रैश डाउन हो गया। तो उसके जो जब उनका बहुत एडवांस्ड अमेरिकन हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक नाम था उसका, वो जब गिर गया तो उसको जो लोकल्स ने चोरी कर लिया और उसको हाइड करके उन्होंने अपने दूसरे कंट्री में सेल कर दिया। तो इससे उनको क्या फायदा मिलता है, दे डू नॉट गेट द garbage from that or like that, just not for the garbage but actually the technology behind the latest technology inside the helicopter। वो तो इसमें क्या होता है, ऐसा होता है सम की रिसर्च के लिए अगर आपके पास यू लैक टाइम टू रिसर्च, या आपको कोई चीज डेवलप करनी, समथिंग दैट इज ऑलरेडी डेवलप्ड, तो उसको हम लोग कह सकते हैं उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करके वी कैन फाइंड आउट दैट हाउ इट हैज बीन डेवलप्ड। तो जो कि आपके कंट्रीज में, जैसे आप लोग जानते हैं चाइना में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसने उस जो मोस्टली यूरोप में या यूएस में बन के आए, लेकिन उनके पैरेलल में उनके पैरेलल में दूसरे वर्जन आपके मार्केट में चाइना या दूसरी कंट्री में बना दिए गए। बट ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली चाइना, अदर कंट्रीज और डोमेन में भी ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज ऑलरेडी बीन दैट हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड बाय समबडी एल्स, और आपको यू हैव नॉट सफिशिएंट टाइम टू डू रिसर्च वर्क। जब आपके पास रिसर्च करने का पूरा टाइम नहीं है, and there is already a product in the market that is of high quality, then instead of doing the research on the product, what we do, we analyze the product structure and components, and on basis of that we get knowledge and we use that knowledge to rebuild that product। So that's called the reverse engineering, that's called the reverse engineering। तो सबको समझ में ये हो जाएगा। अब रिवर्स इंजीनियरिंग को अगर हम लोग बोलें तो इसको हम लोग इस डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आपको पास नॉर्मल मैंने बताया जैसे कि इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो हम एक इनिशियलाइज कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। देयर आर सर्टेन हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट अबाउट अ प्रोजेक्ट और डिजाइन ऑफ अ प्रोजेक्ट थ्रू विच ऑन बेसिस ऑफ विच यू start developing that product, and at last in software engineering scenario we get a software product। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट टू सॉफ्टवेयर नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बट इन रिवर्स इंजीनियरिंग
we backtrack from software to the final concept or design that was in mind of the developer through which he had designed the software. So it is just opposite of the normal software development, or we can say that while going in backward direction, what we do, we analyze the software system and we extract the design and implementation information out of it. जब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर से कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं है बस हम बैक जा रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग बैकवर्ड. We are also analyzing the different components that are inside it, and we are trying to understand the design and logic behind it. तो इससे हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग को हम लोग कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस है, और दोनों में ही, लेकिन इसमें हम लोग एनालाइज करते हैं. अब इसमें आपको जो ये बोला जा रहा है एनालाइज वाला पार्ट, दैट कंटेन सम रिस्क फैक्टर कि योर एनालिसिस में बी राइट और योर एनालिसिस में बी रॉन्ग. वी शैल डिस्कस इट आफ्टर दिस पीपीटी. सो हम लोग अगर बोला जाए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर हम लोग बोलें कि डेवलपमेंट प्रोसेस फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या होता है, तो हमारा रिक्वायरमेंट, उसके बाद उसको हम नॉर्मल डेवलपमेंट में क्या होता है, हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं रिक्वायरमेंट के. वी डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस आपने देखा, पढ़ा था उसमें, फास्ट टेक्निक, इंटरव्यू टेक्निक और अलग अलग टेक्निक्स आपने पढ़ी. आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज वी finalize our design on basis of which we shall start our development. और उसके बाद कोडिंग वगैरह उसके बाद स्टार्ट होती है इम्प्लीमेंटेशन में और टेस्टिंग वगैरह. लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम लोग अगर कोई चीज ऑलरेडी मार्केट में है, दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन कमर्शियली, उसको हम लोग उसके डिजाइन को पहले समझते हैं. आफ्टर डिजाइन दैट वी फाइंड आउट व्हाई इट हैज बीन डिजाइंड इन दिस वे, मतलब इसको इस तरह से क्यों बनाया गया, व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट एल्स कुड हैव बीन डन हियर, मतलब यहाँ पे और क्या किया जा सकता था. उसके बाद हम उसको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि इफ द डिजाइन इज प्रॉपर और नॉट, और इज देयर एनी स्कोप ऑफ मॉडिफिकेशन और फर्दर बेटरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो इसके लिए अगर है उसको एनालिसिस करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज कर देते हैं. तो रिवर्स इंजीनियरिंग, ये डायग्राम्स बहुत आपको ध्यान रखने होंगे, ऐसे ही आप लोग बनाएंगे फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, और उसको बैकवर्ड में करेंगे तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग. तो इसकी साइकिल को आपको वही स्टेप्स हैं, बस आपको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना है. तो ये तो हमारी होगी रिवर्स इंजीनियरिंग. अब हमें ये करना है कि व्हाई डू वी नीड टू डू दिस, तो हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है. तो आपको मैंने बताया कि ऐसा होता है कि व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, ऐसा होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है. आफ्टर लॉट ऑफ टेस्टिंग एट द डेवलपर साइड एंड along with the alpha beta testing, also after the alpha beta testing, there are chances that some problem may arise. तो इन अगर ऐसी प्रॉब्लम है, और सपोज द सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड बाय अ टीम दैट हैज स्विच्ड फ्रॉम द कंपनी, उसने कंपनी छोड़ दी, बदल दी, तो देयर इट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और आपके पास यू हैव टू जस्ट फिक्स दैट प्रॉब्लम. आपका जो भी प्रॉब्लम आई है, यू हैव टू फिक्स दैट प्रॉब्लम, and you have not that much time to analyze or test the software with a lot of time. मतलब उतना टाइम आप you lack times, मतलब आपके पास टाइम कम है कि आप उन सारे फीचर्स को एक बार टेस्ट कर सकें या उस सारे डेवलपमेंट प्रोसेस को पढ़ें, उसको समझें. मतलब आपके पास प्रॉब्लम आई है, यू हैव टू फिक्स इट, तो इसमें बस आपको फिक्स करना है. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम. तो इसमें हम लोग पूरा डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ना जा करके हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग वहां पे भी यूज करते हैं. और कभी कभी मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ या कोई पार्ट को आपने पूरा बिना स्टडी के डेवलप कर दिया, तो अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन लैक कर रहे हैं, तो उसको आपको समझने के लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, कौन सी चीज कैसे रिलेटेड है, कहाँ प्रॉब्लम आई. तो आपको कई बार होता है कि डॉक्यूमेंटेशन, कोई पार्ट आपने जहाँ गलती की, अब उसका डॉक्यूमेंटेशन करने को बोल दिया गया, आपने कोई चीज तेजी में बना तो दी, but you have not done the proper documentation work at that time, and later on you had not time. मतलब आपके पास शुरू में जब आप डेवलप कर रहे थे, you were very much focused on the development process, और उस समय आपने डॉक्यूमेंटेशन छोड़ दिया और कुछ चीजों को ध्यान में नहीं रखा, या सारा चीजें नहीं लिख पाए, सारे केस स्टडी नहीं कर पाए. in that case also you perform reverse engineering to finalize your documentation work, ताकि आपके डॉक्यूमेंटेशन में सारे टेस्ट केसेस कंसीडर हो सके.
और आपने मेंटेनेंस में मैंने बताया कोई प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने में कई बार आपको बैक ट्रैक करके देखना होगा, आपको तुरंत ढूंढना है कहाँ पे गलती आई है, कैसे आई है, बजाय हम पूरा सिस्टम टेस्ट करें वन बाय वन। तो हम लोग और इसमें सॉफ्ट कई बार उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो देयर आर सम फीचर्स इन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दैट कैन बी रीयूज्ड इन अदर सॉफ्टवेयर आल्सो। तो हम रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जानने के बाद ही हम ये पता कर सकते हैं कि इसका ये कंपोनेंट रियूजेबल है और इसका हम लोग रीयूज करते हुए दूसरे एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को बेटर करना चाहते हैं, सपोज इफ वी डू नॉट गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, तो हम लोग उसके लेयर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और उसको बेटर करने के लिए हमको पहले उसका एक्चुअल जो है कोड वो समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में क्या है। और हायर एब्स्ट्रैक्शन मतलब उसको और कंसाइज करना, उसका आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे कि उसका और ऑप्टिमाइज फॉर्म कर देना। ज्यादा ऑप्टिमाइज, ज्यादा फास्ट, ज्यादा बेटर कोड डेवलप करने के लिए यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड दैट इन विच द सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड। तो उसको समझने के बाद आप अपने फॉल्ट्स एंड फ्लॉज को दूर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का बेटर कर सकते हैं, उससे बेटर कोड लिख सकते हैं, अब उसके कुछ कोड को रीयूज कर सकते हैं। एंड समटाइम द एरर कुड बी जनरेटेड वेयर you there is no particular idea in your mind that this could be the cause of the problem। तो वहां पे आप रिवर्स में चलते हैं, तो वहां आपको पता चलता है what is the point at which fault occurred। तो ये हो जाता है, ये सब यूज है इसके। तो मैंने यूज में आपको बताया। तो इसमें और कुछ है, टेस्टिंग में भी बहुत यूजफुल है। मैंने बताया कि आपको कभी कभी रिवर्स इंजीनियरिंग में बैक जाने पे आपको गलतियां आइडेंटिफाई करना बहुत आसान पड़ता है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग टेस्टिंग में भी यूज होता है, मैंने फिक्स करने के लिए बताया आपको। ये आपका, अगर आपके सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप प्रॉपर समझ रहे हैं, तो उसमें अपने सॉफ्टवेयर के साथ कुछ टाइम टू टाइम एड ऑन रिलीज कर सकते हैं। बिकॉज टाइम के साथ सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, नए बेटर सॉफ्टवेयर आते हैं, तो अपने सॉफ्टवेयर में आप कुछ नई टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में लाने के लिए पुराने में कुछ हर बार नया पूरा सिस्टम डेवलप करने के बजाय यू जनरली क्या करते हैं, आप उसमें कुछ एड ऑन दे देते हैं जिससे उसके परफॉर्मेंस में बेटरमेंट आए। तो आप क्या करते हैं कि आप उसमें कुछ जाकर के एनहेंस करने के लिए उसके कुछ कोड को उसमें न्यू फीचर्स ऐड करते हैं। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब उसके मॉड्यूल को आप पीछे जाके समझ सके। तो इसमें सिक्योरिटी पर्पज से भी है, कहीं पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, वहां पर भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप पता लगा सकते हैं एक्चुअली किस पॉइंट से गड़बड़ शुरू हुई। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अगर आपकी कोडिंग में फाइनल कोड वर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रिक्ट में कहाँ जा, हर एक कोड इनपुट करने के बाद लॉगिन पासवर्ड में आपका जब पास हो रहा है कोड में, कोई बैक ट्रैक करके भी उसको टारगेट करने की कोशिश कर सकता है एप्लीकेशन से। तो कुछ चीजें हैं सब जगह, सिक्योरिटी में, टेस्टिंग में, मेंटेनेंस में, इन्हेंसमेंट में, उसके ये सब चीजों में यूज है इसका। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स। ठीक है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स की बात करें तो इसके अंदर कुछ टूल्स हैं जो कि सिस्टम मॉनिटरिंग टूल्स हैं, डिसेंबलर्स हैं, डिबगर्स हैं, और भी हैं, डीकम्पाइलर है और हेक्स एडिटर है। तो इनके बारे में शॉर्टली हम लोग डिस्कस कर लेंगे इन शॉर्ट। तो इसमें क्या है, फर्स्ट नेटवर्क एंड सिस्टम मॉनिटरिंग टूल्स। तो इसमें नेटवर्क एक्टिविटीज, फाइल एक्सेस और रजिस्टर एक्सेस, ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। अगर जैसे किसी ने फाइल एक्सेस की, उस फाइल, उस लॉगिन के बाद उस फाइल के थ्रू फाइनली वहां डेटा में चेंजेस किए गए, तो आपको ये पता करना है कि आखिर किसने वो चेंजेस परफॉर्म किया। तो आप बैक ट्रैक करेंगे, सिस्टम मॉनिटरिंग, कहाँ से ये इनपुट रिसीव हुआ, अगर कोई बग आया सिस्टम में और उसके बाद पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट हो गया, तो आप पता करेंगे ओरिजिन कहाँ पे था। तो वो तो पता चला कि पूरे बहुत बड़े लेवल पे हिट हुआ, कंट्री कई कंट्रीज में फैला, लेकिन ओरिजिनल में आप बैक ट्रैक करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स होते हैं, ये मॉनिटर करेंगे कि फाइल ओरिजिनली कहाँ से आई थी, नेटवर्क ब्रीचिंग कहाँ से हुई, आपका किसने अनऑथराइज्ड एक्सेस किया, और किसने कहाँ पर हमारा नेटवर्क को फॉल्ट में लाया जा रहा है। तो ये सारे सिस्टम मॉनिटरिंग टूल्स में रिवर्स इंजीनियरिंग का काफी यूज किया जाता है। फिर डिसेंबलर्स क्या होते हैं, बाइनरी कोड टू असेंबलिंग कोड। अब मैंने रिवर्स बोला है, तो रिवर्स मतलब नॉर्मली हाई लेवल से आप लोग असेंबली में आते हैं, असेंबली से बाइनरी में जाते हैं, यही ना होता है। हाई लेवल कोड से आप लोग असेंबली में जाते हैं, असेंबली से बाइनरी कोड, मशीन लैंग्वेज में जाते हैं। लेकिन जब हम लोग मशीन बाइनरी कोड से असेंबली लैंग्वेज जाते हैं, ये काम होता है डिसेंबलर का। तो डिसेंबलर्स जो होते हैं वो यही काम करते हैं, वो बाइनरी कोड से आपका असेंबली लैंग्वेज को जनरेट करते हैं, क्योंकि जब मशीन अपने कमांड देगी तो वो बाइनरी वैसे भी समझ सकती है,
और उसको हमको बाद में असेंबलर को देना है, तो वहां पे हम लोग डी असेंबलर का यूज करेंगे। ठीक है। और डीबगर, डीबगर क्या होता है? इट इज यूज्ड इन डिसेबलिंग मोड टू सेट ब्रेक पॉइंट्स एंड स्टेप थ्रू प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। जैसे अगर आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा नहीं कि अगर प्रॉब्लम आ गई तो पूरा का पूरा सिस्टम को आप रिस्टोर कर देते हैं। आप सिस्टम में कुछ बैकअप के लिए कुछ ब्रेक पॉइंट्स बनाते हैं, बैकअप या रिस्टोर पॉइंट बनाते हैं। तो इस पॉइंट तक आपका सिस्टम बैकअप हो जाता है। अगर कहीं प्रॉब्लम आई तो आपका कभी कभी होता है ना सिस्टम रिस्टोर, तो रिस्टोर करते हैं तो आपका सिस्टम उस पॉइंट तक ही रिस्टोर होता है। ऐसा नहीं कि वो फॉर्मेट करके जो पहला दिन था सिस्टम सारा डेटा हटा देगा, तो वहां तक प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये डीबगर जो होते हैं आपके कुछ ऑटोमेटिक पॉइंट्स बना करके डिसेंबलिंग मोड में काम करते हैं और कुछ ब्रेक पॉइंट्स बनाते हैं। तो सिस्टम आपका उन पॉइंट तक जाकर के पता लगा लेता है कि एरर किन पॉइंट के बीच में आई थी। तो ये आपका इससे रिवर्स इंजीनियरिंग से ही पॉसिबल होता है। अब इसके बाद है डी कंपाइलर। डी कंपाइलर क्या कहता है? ये आपका बाइनरी कोड से, आप एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड से आपका हाई लेवल लैंग्वेज कोड बनाता है। असेंबलर, डी असेंबलर क्या था? असेंबली कोड बनाता था। और आपके एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड से हाई लेवल में कन्वर्ट करना हो तो आप लोग डी कंपाइलर, आप लोग कंपाइलर पढ़ते हैं, बिकॉज डी कंपाइलर डी असेंबलर ये आपके मशीन के साइड से चाहिए, तो आप यूज नहीं करते तो आपको डी कंपाइलर ये नहीं है। तो डी कंपाइलर भी अपोजिट करेगा, बाइनरी कोड से आपका हाई लेवल लैंग्वेज लिखेगा। फिर आपका है हेक्स एडिटर। तो ये रैम में से आपका एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम को रीड करता है और ये हेक्साडेसिमल कोड में करेगा। कंप्यूटर में मोस्टली यही यूज होता है, क्योंकि कॉर्ड शॉर्ट में होता है, बाइनरी में बहुत ज्यादा स्पेस लेता है। अब आपका रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस जो आपकी है वो आपकी कई लेवल पे की जाती है। हमेशा ऐसा नहीं आप पूरा कभी सिस्टम लेवल पे आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, आप उसके स्ट्रक्चर को पता करना चाहते हैं, आप उसके स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, आप उसके इंटरनल कोड में इंटरेस्टेड नहीं, आप स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। तो आप सिस्टम लेवल प्रोसेस पे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। और जब आप इनसाइड डिटेल कोड को आप देखना चाहते हैं उसके अंदर, तो आप लोग कोड लेवल प्रोसेसिंग करते हैं। जब केवल स्ट्रक्चर जानना है तो आप सिस्टम लेवल प्रोसेसिंग करते हैं। और जब आपको इंटरनल पूरा डिटेल कोड में ही चाहिए, आपको जहाँ पे आपको कोड का ऑप्टिमाइजेशन करना है या कोड में बेटरमेंट करना है, तो वहाँ पे कोड लेवल में रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। तो कोड लेवल पे होगी और एक आपकी क्या होगी, स्ट्रक्चर लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। तो दो तरह से हो जाएगी। इसमें आप लोग कोड लेवल में एल्गोरिथम लेवल पे चेक होगा, बाइनरी कोड जो बन रहे हैं यूज हो रहे हैं उसको चेक किया जाएगा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ है? तो ये डॉक्यूमेंट, आपने अगर सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मली कई बार लोग लास्ट में करते हैं। तो उस समय अगर आपने शॉर्टकट मारा है और आपका सॉफ्टवेयर बन के रेडी है, अब आपको डेवलपमेंट करना है, तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप बैक ट्रैक करके उसको फिर अपनी चीजों को बनाइए। क्योंकि आपने जो बनाया है वो प्रॉपर पहले डिजाइन के बेसिस पे नहीं बनाया, आपने कई जगह शॉर्टकट बाईपास किया है उसको। तो आपको जो बनाया है उसी का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने उस पॉइंट का डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप लोग रिवर्स इंजीनियरिंग में जाएं। ठीक है। और रिकवरी, और मान लीजिए आपको डिजाइन को समझना है, तो अगर कोई चीज बनती है तो नॉर्मली कई बार होता है कई पार्ट में आप डिटेलिंग को तो ध्यान नहीं देते, तो आपको डिजाइन प्रोसीजर्स को समझने में, क्या डिजाइन है, क्या स्ट्रक्चर चार्ट है, क्या उसका आपने स्ट्रक्चर चार्ट किया है जिसके बेस पे मॉड्यूल मॉड्यूल बनाए हैं, सब मॉड्यूल बनाए हैं, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन को समझने के लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी ही होगी। उसके बाद आपके रीयूजेबल कंपोनेंट मैंने बताया था, उसको देखने के लिए भी आपको पता करना पड़ेगा, कोड को समझना, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करनी ही करनी है। और ठीक है, अब लिमिटेशन क्या है इसकी? इसकी लिमिटेशंस आपकी हैं कि इसमें आप लोग की एनालिसिस कई बार गलत जा सकती है, और आप सिस्टम के लिए आप समझने में कई बार गलत भी हो सकते हैं। तो आप कम इंफॉर्मेशन पे आप जल्दी एक इंटेंशन पहुंचने के चक्कर में कई बार इसमें गलत हो जाता है। और कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पेटेंट लॉ के थ्रू इस तरह रिवर्स इंजीनियरिंग करना और उनके डिजाइन को चोरी करना, या वो लीगल इश्यूज बनते हैं। तो हर चीज के प्रोडक्ट में आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनकी चीजों को रीयूज नहीं कर सकते हैं। कई चीजों के पेटेंट होते हैं या राइट्स होते हैं, तो आप उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके, लिमिटेशन होते हैं, आप उनको नहीं कर दिया जाएगा आपको। तो और कई बार आपका एनालिसिस गलत हो सकती है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में गलत एनालिसिस की वजह से बग भी क्रिएट हो सकते हैं। तो ये आप तब किया जाता है जब आपको टाइम कम हो रिसर्च का। सही तरीका है कि आप चीज़ों को डेवलप करके रिसर्च करके करिए, लेकिन कभी कभी अर्जेंसी में यूज़ किया ही जाता है, बहुत जगह यूज़ होता है। तो कई लोग लीगली यूज़ करते हैं इसका, ये लिमिटेशन है। तो सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग आपका क्या है,
एक न्यू रिसर्च एरिया है, मेंटेनेंस के काम में लीगली तरह से यूज किया जाता है, और कई बार कोड टेक्नोलॉजी चोरी करने में, इसका रिवर्स इंजीनियरिंग में भी इसका यूज इलीगली किया जाता है। तो हम इसका कोड को ऑप्टिमाइज करने में, बेटर करने में, मेंटेनेंस करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें से तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आप लोग की। चलो पहले आईटी, रोल नंबर 1 to 10 आईटी, रोल नंबर 11, रोल नंबर 3 आकाश गौड़। यस अगर किसी की आवाज नहीं आ रही तो चैट बॉक्स में लिख दो, अभी समझ नहीं आया मुझे आवाज। आकाश गौड़ के बाद मुझे समझ नहीं आया। रोल नंबर 11 to 20 सर 17 बुशरा सिद्दीकी। मैसेज बॉक्स में मेरे पास आया है अंकिता मिश्रा और अमृता सिंह, रोल नंबर 9। ठीक, और अंकिता मिश्रा रोल नंबर 9 है। अनमोल गुप्ता 13। ठीक, तो रोल नंबर 20 तक में सबका हो गया। अब रोल नंबर 21 to 30। सर 25 25 नविका जायसवाल। सर 28 28 विभा कीर्ति। यस सर। 22 जन्मेजय। 23 सर। 23 ज्योति यादव। यस सर। और रोल नंबर 31 to 40। 32 मोनिका श्रीवास्तव। 36 सर। 36 पायल सिंह। 37 सर। 38 सर। 37 प्रतिम शर्मा। 38 38 प्रिया यस सिंह। सर। प्रिया, हाँ प्रिया सिंह। और 41 to 50। 42 सर। 42 रोशन दुबे। 44 44 सौम्या अग्रवाल। 47 सर। 47 श्रेया गोविल। 49 भी बोला है ना, श्रेया श्रीवास्तव। यस सर। शौर्य आनंद 46। अच्छा ठीक, रोल नंबर 51 to 60 और 60 ऑनवर्ड। 8001 8001 मनीष पांडे। सबका हो गया आईटी। सिद्धांत पांडे भी। अच्छा, इसके बाद राम अवतार भी। अच्छा, राम अवतार रोल नंबर क्या है? 41। इतना पीछे। CS रोल नंबर 1 to 10। CS सर 5 रोल नंबर 1 आशी गुप्ता। रोल नंबर 5 आगंतुक अभी। रोल यस नंबर सर। 1 to 5 10 में हो गया। रोल नंबर 11 to 20 अनुष्का चौबे। ओके, यस सर। हाँ अनुष्का चौबे भी हो गया। हाँ, और रोल नंबर 11 to 20। रोल नंबर 21 to 30। 21 to 30 25 मोहम्मद कासिर। हाँ, और रोल नंबर 30 तक हो गया। 31 to 40। रोल नंबर 31 to 33 प्रशांत सिंह। रोल नंबर 41 to 50। सर 43 42 नहीं 43 शैलेश गौड़। हाँ, और किसी ने बोला? 49 49 सर। शिवानी। 42 श्रेया जायसवाल। सौम्या जायसवाल। हाँ, अप टू 50 तक हो गया सबका। 51 to 60।
51 to 60. 60 onward. Sir, 9003. Kajal Mishra. Sir, 9005. 9005 प्रियंका सिंह. सबका हो गया. रोल नंबर 56 शिवानी, स्वाति शिवानी. ठीक. और सीएस में सबका हो गया. सृष्टि अग्रवाल. सृष्टि का रोज कहती है आवाज नहीं आता है, कैसे कैसे. हाँ चलो. सृष्टि हो गया, स्वाति शिवानी हो गया, सबका सभी का हो गया. ठीक है. ठीक है, तब मैं क्लोज कर रहा हूँ. और कुछ तो है नहीं. तो नंबर तो आप लोग बहुत ला रहे हैं, बहुत ज्यादा ही ला दे रहे हैं. घर पे पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है मतलब. हाँ चलो, ऐसे ही पेपर भी करना सब. ठीक है. ओके.